हेलो एवरीवन। सो लेज़र में अब तक हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से जर्नल एंट्री से लेज़र में पोस्टिंग की जाती है, किस तरीके से वेरियस अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल। टुडे वी विल लर्न अबाउट सब्सिडरी बुक से लेज़र अकाउंट में पोस्टिंग कैसे की जाती है। याद होगा कि कुछ जो बड़ी कंपनीज होती है वो जर्नल नहीं बनाती, एक बुक नहीं बनाती, उसको कुछ बुक्स में डिवाइड कर देती है। ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस की कितनी नेसेसिटी है। अगर बिज़नेस की नेसेसिटी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा बुक्स मेंटेन करती है। अगर उसे एक दो ही चीज़ें हैं जो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेंटेन कर लेती है। जैसे कि बुक्स कौन कौन सी थी, हमने परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल बुक, ट्रेड पेबल बुक एंड कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर, ये सब बुक्स थी। जर्नल प्रॉपर तो बिल्कुल जर्नल की तरह है, ईजी है पोस्ट करना, जैसे हमने सीखा है वैसे ही है। बट अब हम एक एक करके इन सब बुक्स के बारे में आने वाले डेज में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कैश बुक एंड परचेज बुक। सो कैश बुक क्या है? कैश बुक जब चैप्टर हमने किया था तब ये पढ़ा था कि कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कंसिडर किया जाता है एंड साथ ही साथ कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी कंसिडर किया जाता है। मतलब कैश बुक लेजर का भी काम करती है और जर्नल का भी काम करती है। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ सो डिफरेंट अबाउट कैश बुक। बाकी जो बुक है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, ये एक अलग ही सिस्टम से चलती है। बट जो कैश बुक है, बिकॉज वही प्रिंसिपल बुक है कि आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कैश अकाउंट नहीं बनाओगे आप तो इसलिए कैश बुक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को भी कहीं पे शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक हो, चाहे डबल कॉलम कैश बुक हो, बाकी अकाउंट्स में पोस्टिंग ज़रूर होगी। जैसे कई बार हम लिखते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम मनोज होता है तो कैश बुक में उसे डेबिट साइड लिख देते हैं टू मनोज, तो कैश अकाउंट तो नहीं बनेगा बट मनोज अकाउंट तो बनेगा ना। मनोज का तो हमें मेंटेन करना है ना। मनोज लिखेंगे तो मनोज के अकाउंट में क्रेडिट साइड हम मेंशन करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में इवन बैंक अकाउंट भी बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक का कॉलम भी मेंटेन किया जाता है एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को कभी भी लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो बाकी सब आया है, मनोज आया, गोपाल आया, सेल्स आया, परचेज आया, ये सब तो उन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा विद द नेम टू कैश और बाय कैश। बट कॉन्ट्रा एंट्रीज़ को लेजर में पोस्ट नहीं किया जाता, बिकॉज ये कैश एंड बैंक की ही ट्रांजेक्शन है और कैश बुक दोनों ही काम कर रहा है, लेजर का भी जर्नल का भी। सो देर इज़ नो नीड टू post it. Let's start illustration 4. Record the following transaction in a double column cash book and journal proper and post them into ledger. फिर उसे ledger में post करना है. So as you have already learned about cash book, first of all हमें cash book maintain करनी पड़ेगी and after that पोस्टिंग कैसे की जाएगी ये की जाएगी। ठीक है, तो कैश बुक का वर्क स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का। अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है, कैश का तो पॉजिटिव बैलेंस है तो अप्रैल 1 टू बैलेंस पीडी, कैश है 15,000 रुपीज़ तो 15,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। अप्रैल 1 बाय बैलेंस पीडी, बैंक कॉलम का नेगेटिव बैलेंस है 40,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 25,000 रुपीज़ एंड दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। जो चेक 2 अप्रैल को रिसीव हुआ है वो चेक 3 अप्रैल को डिपॉजिट करवाया गया है। तो ये जो 2 अप्रैल को ट्रांजेक्शन तो की जाएगी, वर्किंग नोट में हमने सीखा था। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर बनाई जाएगी एक। You have to make a proper format, but right now I'm not making a format. Okay, तो ये 2 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 2 जब ट्रांजेक्शन रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है। सो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ चेक, सेल से, सेल्स अकाउंट। चेक की अमाउंट है 25,000 रुपीज़। अब ये चेक बैंक में कब डिपॉजिट हुआ है, 3 अप्रैल को, तो पैसा बैंक में कब आया होगा, अप्रैल 3 को।
अप्रैल 3 को सेल्स की वजह से बैंक कॉलम इंक्रीज हुआ है 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज रिसीव अ चेक फ्रॉम घनश्याम फॉर 3,000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 120। चेक 3,000 का रिसीव हुआ है एंड डिस्काउंट 120 का है। एंड ऑन 6 अप्रैल एंडोस्ड घनश्याम चेक इन फेवर ऑफ गोपाल। पहले तो 4 अप्रैल को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ की है तो एक्सपेंस होता है वो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। चेक कितने का था 3,000, डिस्काउंट कितने का था 120, अल्टीमेट कितने हुआ 3,120। और 6 अप्रैल को इस चेक को ट्रांसफ़र कर दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया टू गोपाल। तो एंट्री क्या होगी गोपाल डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 3,000 rupees. Instructing the bank to issue a draft for 10,000 in favor of Anil, the bank charged ₹20 for issuing the draft. तो एक बैंक ड्राफ्ट इशू किया गया फॉर द नेम ऑफ अनिल ऑन अप्रैल 10 बाय अनिल 10,000 रुपीज़ एंड फॉर दैट बैंक ने चार्ज लिए उसे बोलते हैं बैंक चार्जेस। सो बैंक चार्जेस अकाउंट 20 rupees. नेक्स्ट इज रिसीव्ड 16 को डिस्काउंट पर आर और 5,000 एट 1% थ्रू बैंक। बी आर क्या होता है बैंक रिसीवेबल। कई बार हम बैंक जो ये बी आर होते हैं डेटर से क्या होते हैं साइन करवाए होते हैं, कोड स्टैम्प्ड होते हैं, तो इसे अगर हम बैंक में दे दें तो बैंक इसके बदले में अमाउंट देता है, बट उसके लिए कुछ चार्जेस ले लेता है जिसे बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। ठीक है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, देखो बी आर तो ख़त्म हो रही है क्योंकि बैंक लेके जा रहा है, एसेट ख़त्म हो रही है, बट बैंक बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब बैंक में तो सिर्फ बी आर वाली कंबाइन एंट्री याद होगी, मैं वैसे नॉर्मल जनरल एंट्री बता रही हूँ रफ। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, है ना। तो हमने सीखा था कंपाउंड जर्नल एंट्री से कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। बैंक अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट होगा, 5,000 का बी आर था तो 1% इसका हो गया 50 रुपीज़, 4,950 रुपीज़ का यहाँ बढ़ जाएगा ऑन 16 बाय बी आर। सॉरी कैश बढ़ रहा है 16 को टू बी आर, है ना। कैश बढ़ रहा है तो देखो आप बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश बुक भी क्या होगी डेबिट होगी। तो कितने से अमाउंट से बैंक बढ़ेगा 4,950। तो बाकी का 50 रुपीज़ कहाँ जाएगा वो बनाएंगे हम जर्नल में ऑन 16 डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर 50 रुपीज़ 50 रुपीज़। नेक्स्ट इज received a bank draft for 8,850 from Mahesh in full settlement of 9,000 due from him, send the draft to bank। अब जो 150 रुपये का फ़र्क आ रहा है क्योंकि फुल सेटलमेंट है तो मतलब 150 रुपये का क्या दिया गया है डिस्काउंट दिया गया है, और वो ड्राफ्ट हमने बैंक में सेंड कर दिया तो मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया ड्यू टू महेश। ये ट्रांजेक्शन है ऑन 20th की, 20 को टू महेश से पेमेंट रिसीव हुई है 8,850 की एंड महेश को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। कितने का डिस्काउंट हुआ था 150 का। On 21st, placed an order with Vikas for goods for the value of 10,000 and sent check
फॉर 8,000 विद द ऑर्डर। 21 तारीख को जो गुड्स मंगवाई गई है विकास से उसके लिए चेक सेंड कर दिया है। तो कॉलम क्या होगा, बैंक कॉलम, रिड्यूस बाय विकास। कितनी पेमेंट की है अभी, 8,000, तो 8,000 मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज दिनेश who owed us 8,000 become insolvent and paid us 60 पैसा इन द रुपी। जो दिनेश है वो इंसॉल्वेंट हो गया और कितना पैसा मिल रहा है, 60 पैसा, मतलब 60%। 8,000 का 60% कितना हो गया, 4,800। तो 4,800 तो मिल रहा है ऑन 21st टू दिनेश। कितना मिल रहा है, 4,800। और बाकी का 3,200 क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गए। और बैड डेप्ट की जनरल एंट्री याद होगी, 21st एक्सपेंस बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू दिनेश। ओके, नेक्स्ट इज दिनेश तो हो गया 25th। ओके, 25th की ट्रांजेक्शन थी, डेट मैंने 21st लिख दी, करेक्ट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट इज पेड एक्सन कंपनी बाय अ चेक ऑफ 9,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। एक्सन कंपनी को पे किया 9,800, 26 बाय एक्सन कंपनी 9,800 पेमेंट किए चेक, तो बैंक कम होगा 9,800 से। और जो डिस्काउंट कितने का दिया, 200। यस, डिस्काउंट अलाउ बाय हिम, तो इट मीन्स डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम, एक्सन कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है डिपॉजिटेड 16,000 इनटू द बैंक। अब देखो यहाँ पर बैंक में 16,000 डिपॉजिट करवा कर आए हैं, तो बिजनेस से कैश कम हुआ होगा, बैंक बढ़ा होगा। ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, इसे रिकॉर्ड करेंगे हम ऑन 28। बैंक बढ़ा होगा कैश की वजह से, कॉन्ट्रा एंट्री। और कितना कैश से बढ़ा है, 16,000 से बढ़ गया। और ऑन द सेम डेट कैश कम हुआ होगा, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, 16,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 2,500। ओवरड्राफ्ट जो था उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, ये एक्सपेंस है, कम हो गया कितने से, 2,500 रुपीज़। इंटरेस्ट अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,500 और ऑन 30th। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर 20,000 विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब इंट्रा वाली जो ट्रांजेक्शन होती है, इंट्रा स्टेट। एंड यू शुड चेक फॉर द सेम, CGST 6%, SGST 6%। परचेज किए गुड्स चेक के थ्रू किए, तो 32 पर 30 बाय परचेजेस बाय। जब हम परचेज करते हैं तो क्या लगता है, इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। 20,000 के गुड्स है, आई गेस 20,000 के गुड्स हैं, 6% कितना हो जाएगा, 1,200 एंड 1,200। नेक्स्ट इज ऑल गुड्स आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट इज इंटरस्टेट 25,000 एंड रिसीव अ चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट, IGST इज 12%। 30 की ट्रांजेक्शन है टू सेल, सेल से पैसा आया, 25,000 रुपीज़ की सेल की है, तो बैंक 25,000 से बढ़ेगा। साथ ही आउटपुट IGST अकाउंट भी होगा, और ये कितने परसेंट है, 12%, 3,000 रुपीज़। सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। सो इस तरीके से कैश बुक भी रेडी हो गई एंड जर्नल प्रॉपर भी रेडी हो गई, राइट। अब बारी है लेजर में पोस्ट करने की, तो देखते हैं अब लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। देखो ये जो सारे अकाउंट है, आपको सेल्स अकाउंट ओपन करना है, BR अकाउंट ओपन करना है, महेश का करना है, दिनेश का करना है, कैश का नहीं करना है, सेल्स का करना है, आउटपुट IGST का करना है। इधर से
अनिल का करना है, बैंक चार्जेस करना है, विकास का करना है, एक्सन कंपनी करना है, बैंक का नहीं करना है, इंटरेस्ट का भी करना है, परचेज का भी करना है, इनपुट CGST भी करना है, इनपुट SGST भी करना है। और कुछ एक ऐसे नेम है जो वहाँ नहीं है, लाइक चेक इन हैंड। ठीक है, तो यहाँ चेक इन हैंड एक में सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया था ना हमने, क्योंकि 2 को चेक इन हैंड वाली ट्रांजेक्शन थी, तो यहाँ सेल्स नहीं चेक इन हैंड आएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। एंड डिस्काउंट चार्जेस वैसे डिस्काउंटिंग चार्जेस बोल देते। और तो यहाँ पर जो रह गया चेक इन हैंड वहाँ पर था, सेल्स वहाँ पे था, और डिस्काउंट अलाउड ये वाला अकाउंट बनेगा। घनश्याम नहीं था इनमें, घनश्याम का अकाउंट ओपन होगा। गोपाल भी नहीं था, गोपाल का अकाउंट ओपन होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस का अकाउंट ओपन होगा। डिस्काउंट अलाउड ये ओपन हो चुका है, दोबारा नहीं करेंगे। महेश, क्या इसमें महेश नेम था? महेश का ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो चुके हैं। बैड ऐप का अकाउंट ओपन होगा। दिनेश का अकाउंट ओपन कर चुके हैं, दिनेश का अकाउंट, यस दिनेश का अकाउंट भी ओपन हो चुका है। एक्सेंट कंपनी का अकाउंट भी ओपन हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे अकाउंट ओपन करने हैं और यहाँ से पोस्टिंग करनी है। ठीक है, सपोज करते हैं एक अकाउंट बनाते हैं महेश का, ओनली महेश का बना कर देखते हैं। महेश अकाउंट बना रहे हैं, महेश पर्सनल है तो ओनली महेश लिखेंगे। महेश का पहले बैलेंस देखते हैं। यहाँ पर कैश डेबिट टू महेश था, तो महेश का अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट 8850 ऑन 28। तो यहाँ डेट का कॉलम और एक जनरल फोलियो का कॉलम। अप्रैल 20 क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट कितना कम हुआ? 8850। महेश की जनरल एंट्री भी थी 20 अप्रैल को। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू महेश। अगेन महेश क्या हो रहा है? क्रेडिट। महेश क्रेडिट हो रहा है किस वजह से? डिस्काउंट की वजह से। तो सेम डेट को बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 150। ओके, अभी इन बुक्स को ना आपको लेज़र को क्लोज़ नहीं करना है, क्लोज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये तो अभी सिर्फ कैश बुक की पोस्टिंग हुई है, अभी परचेज बुक रहती है, सेल बुक रहती है, परचेज रिटर्न रहती है, सेल्स रिटर्न रहती है। तो इसलिए जब सारी बुक्स की पोस्टिंग हो जाती है ना तभी लेजर को क्लोज़ किया जाता है। बट हम तो एक एक बुक की पोस्टिंग ही सीख रहे हैं, तो इसलिए लेजर में सिर्फ आपको पोस्ट करना है, बैलेंसिंग नहीं करना। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको सभी अकाउंट को बैलेंस करना है। सिमिलरली परचेज बुक आपको बनानी आती है, परचेज बुक का हमने फॉर्मेट किया था, तो वैसे ही जैसे कैश बुक में फॉर्मेट बनाया वैसे ही बनाया जाएगा और सब जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। फ़र्क क्या है कि जब हम कैश बुक बनाते थे तो कैश अकाउंट नहीं होता था, बट जब परचेज़ बुक बनाते हैं तो परचेज़ अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। एंड सी परचेज़ अकाउंट में परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है, सन्ड्रीज एज़ पर परचेज़ बुक लिखा जाएगा। याद होगा परचेज़ बुक आपको, तो ये इस तरह से फॉर्मेट बनता था। तो ये जो परचेज़ कॉलम का टोटल है ये परचेज़ वाले कॉलम में जाएगा, ये सन्ड्री टोटल जाएगा, और इनपुट CGST इनपुट SGST ये सब कहाँ जाएंगे? इनके अलग से अकाउंट बनेंगे और इनपुट में हम अलग अलग दिखाएंगे, टोटल नहीं दिखाएंगे, सिर्फ परचेज़ में टोटल दिखाएंगे, बाकी सब काम पार्टीज़ का नेम दिखाकर टोटल दिखाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। एज अ होमवर्क you have to complete 4th and 5th practical question. In case of any problem you can contact me. Thank you.